थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि आदिकाल में पादरियों या दार्शनिकों के विचारों की मान्यता को अधिक महत्व दिया जाता था। अरस्तु जैसे दार्शनिक का भी यही मत था कि जीवन मिट्टी से उत्पन्न होता है। सैमसन व वर्जिल ने भी अजैविक वस्तु से जीवों के उत्पन्न होने के मत का समर्थन किया। पवित्र बाइबल में भी मधु से मधुमक्खी उत्पन्न करने की बातों का उल्लेख मिलता है। शताब्दियों तक लोगों की यही धारणा इस प्रकार बनी रही कि मैगट या मक्खी के लार्वा मांस से गर्मी व हवा की उपस्थिति में उत्पन्न होते हैं। मेंढक, टोड, मक्खियाँ व चूहे उपजाऊ भूमि, अपघटित होते प्राणियों के शरीर से या कचरे के ढेर से बरसात में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के मत को अजीवात जनन या स्वतः जनन के नाम दिया गया। इस मत के समर्थकों में वॉन हेलमोंट भी थे और इसकी मान्यता भी थी कि चूहे संग्रहित गेहूँ, पनीर व अनुपयोगी कपड़ों आदि से उत्पन्न होते हैं। इस मत को सही सिद्ध करने के लिए जॉन नीडम एक पादरी थे, उन्होंने भी एक प्रयोग किया और नीडम ने मांस के अनछने सूप को गर्म किया एवं वायुरोधक विधि से सुरक्षित कर कुछ दिनों तक रखा। नीडम ने सूप को सूक्ष्मजीवों से मुक्त मानकर प्रयोग किया था और कुछ दिनों बाद पाया कि इन बर्तनों में भरे सूप में स्वार्मिंग क्रिया हो रही है। इनके अंदर क्या पाए गए? सूक्ष्मजीव पाए गए। अतः इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके अनुसार उचित माध्यम मिलने पर सूक्ष्म जीव स्वतः ही उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। स्वतः जनन के सिद्धांत को फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक प्रयोग द्वारा इसको नकारा और इन्होंने, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये रेड्डी का एक प्रयोग है और इन्होंने देखा कि मांस युक्त जो बर्तन है उसको अगर महीन जाली से ढक दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार के मैगट उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो जार ढका हुआ नहीं है, कवर नहीं है, उसके अंदर हम देखेंगे कि मैगट उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मांस की गंध से मक्खियाँ आकर्षित होती हैं और इन पर बैठती हैं और एग लेइंग करती हैं, और इन एग से क्या होता है? मैगट उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि मैगट जो उत्पन्न हो रहा है वो किससे? पूर्व में उपस्थित जीव से ही हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रांसिस्को रेड्डी है, इन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को क्या किया? नकारा। इसके अलावा हम देखेंगे लेज़ेरो स्प्लेंजेनी ने भी इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे और उन्होंने जो नीडम का जो प्रयोग था उसको पुनः करने का निश्चय लिया और उन्होंने इस प्रयोग को पुनः किया। स्प्लेंजेनी ने 2 फ्लास्क लिए जिनमें मांस को उबाल कर और एकत्रित किया। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, उसमें से एक फ्लास्क ए को पूर्णतः उबले हुए मांस सूप से भरने के उपरांत वायुरोधी विधि से सील कर दिया, जबकि दूसरे फ्लास्क बी को अंशतः उबले मांस सूप से भरने के बाद सामान्य कोर के द्वारा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया, जब उन्होंने दोनों फ्लास्क का परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि फ्लास्क ए में किसी प्रकार के जंतुक उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि यह पूर्णतः उबले हुए मांस सूप से भरा हुआ था और वायुरोधी विधि से सील किया हुआ था। किंतु फ्लास्क बी के अंदर जंतुक उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि इसमें अंशतः उबला हुआ मांस सूप भरा हुआ था और सामान्य कोर्क द्वारा सील किया गया था। फ्लास्क बी के अंदर जंतुक क्यों उत्पन्न हुए या इनके अंदर सूक्ष्म जीव क्यों उत्पन्न हुए? इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने पर स्प्लेंजनी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सूक्ष्मकाय कुछ समय उबाले जाने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, अर्थात मांस जो सूप था उसको अंशतः उबाला गया था, अर्थात पूर्ण रूप से उबाला नहीं गया था। यही कारण है कि कुछ समय के लिए उबालने की वजह से जो उसमें सूक्ष्म जीव थे या सूक्ष्मकाय थे वो उस ताप के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते थे, और जब सामान्य ताप हुआ तो ये वापस से पुनः जनन कर पाए। तो इस तरीके से इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को क्या किया? असफल घोषित कर दिया।